साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ और मौजूद हूं इस समय आईसीएल के स्टॉल पर। आईसीएल इस समय प्रतिभागिता कर रहा है ऑर्गेनिक वर्ल्ड एक्सपो 2022 के तीसरे संस्करण में और कंपनी की ओर से जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी और जीपी शर्मा जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच इमरान जी। सबसे पहले सर चर्चा करना चाहेंगे, जो आईसीएल है आज के टाइम में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो एक ब्रांड बन चुका है और काफ़ी तेज़ी से किसानों के बीच में लोकप्रिय भी हो रहा है। क्या किस तरीके की सेवाएं आप किसानों को दे रहे हैं? इमरान जी, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आईसीएल इज़ वर्किंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सो कंसिडरिंग दिस वी हैव ब्रिंग मैनी मोर फर्टिलाइजर्स विच आर रियली रिक्वायर्ड। एक्चुअली अगर आप इंडिया का कंसर्न देखें तो इंडिया के दो बड़े महत्वपूर्ण कंसर्न हैं आज की डेट में फार्मिंग को लेके। पहला है इरिगेशन और दूसरा है सॉइल का बढ़ता पीएच और तीसरा एक है ऑर्गेनिक कार्बन, घटता हमारी सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन। अगर हम इन तीनों चीज़ों को अभी से ध्यान देने लगे तो शायद हम हमारी खेती को जो अभी कर रहे हैं उसको सस्टेनेबली बेहतर कर पाएंगे और वही आज समय की ज़रूरत है। अगर ये समय पे हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं हम आगे जाके बहुत परेशान हो सकते हैं और हमारे किसान भाई अधिक खर्चा करके भी ना शायद अपनी खेती को बेहतर ना कर पाएँ, क्योंकि जब सॉइल डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको ठीक होने में सालों लग जाता है। तो ये सही समय है कि हमारा अलार्मिंग सिचुएशन है, हमको अपने खेतों में किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा कार्बन मीन्स देने का प्रयास करना चाहिए। यानी बायो फर्टिलाइजर्स हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो, कोई भी फर्टिलाइजर्स हो, उनको अपने ज़मीन में देने की ज़रूरत है ताकि हमारी सॉइल का जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सुधरे। और जब माइक्रोबियल एक्टिविटी सुधरेगा तो बट नेचुरल है कि आपकी सॉइल की हेल्थ बढ़िया होगी और जो रेस्पॉन्स ऑफ इनपुट आएगा, चाहे वो सीड डालेंगे, खाद डालेंगे, उनका रेस्पॉन्स और ज़्यादा बेहतर आएगा। अब इसमें जो आईसीएल पिछले 4-5 साल से हिंदुस्तान में काम कर रहा है तो उन्होंने अपने जो हाई पीएच को देखते हुए, जो हमारी सॉइल का भी पीएच बढ़ रहा है उसको देखते हुए बहुत सारे लो पीएच फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किए हैं, खास तौर से फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फास्फोरस का रिस्पॉन्स जब पीएच 7 से ऊपर जाने लगता है तो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। ऐसे में फास्फेटिक लो पीएच फर्टिलाइजर्स जो है ना वो बेहतर रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि हमारी सॉइल में फास्फोरस है बट चूँकि पीएच ज़्यादा है इसलिए शायद वो सॉइल से प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में हमारे जो लो पीएच फर्टिलाइजर्स हैं वो टेम्पररी सॉइल सॉल्यूशन के पीएच को कम कर देते हैं और जो सॉइल का जो फास्फोरस है वह भी शायद कुछ मात्रा में ज़मीन से अवेलेबल हो जाता है, प्लांट को मिलता है। इसी कारण से हमने ये देखा है कि जहाँ भी हमने आईसीएल के इन लो पीएच फर्टिलाइजर्स को, चाहे वो ड्रिप के माध्यम से दिए हों, चाहे वो यूरिया के साथ में सिर्फ टॉप ड्रेस किए हों, हमने हर उस जगह पे इन फर्टिलाइजर्स के रिस्पॉन्स को बहुत बेहतर देखा। फार्मर्स खासतौर से पंजाब और हरियाणा का बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। जिन खेतों में वो कुछ नहीं हुआ पा रहे थे या कुछ नहीं ले पा रहे थे, आज आईसीएल के इन लो पीएच फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके वो काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं। आप कभी मौका मिले तो आप वहाँ जाइएगा। जीपी शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो कुछ इस पर हाईलाइट करें प्लीज़। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा आपने बताया, जो फार्मर हमारा हाई पीएच से परेशान है, जहाँ ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर डालता है उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो जहाँ आईसीएल जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं। अभी कुछ मिनट पहले, 1 घंटा पहले एक पंजाब से फार्मर आए थे और वो मुंह के अंदर उन्होंने यूज़ किया, चाहे वो फोलियर फर्टिलाइज़र है और चाहे वो बेसल है, तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उनको। तो जैसा हम गन्ने की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब अभी, तो जैसा आपने कहा, तो जो हमारी गन्ने की खेती है, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं पतली लंबी पत्तियाँ होती हैं, जब फार्मर कोई उस पर फोलियर स्प्रे करने जाता है तो पानी ड्रॉप हो जाता है, तो पत्तियों पर पानी टिकता नहीं है। लेकिन जो आईसीएल की जो टेक्नोलॉजी है, एक न्यूट्रीवन टेक्नोलॉजी है, तो फार्मर जब उसको यूज़ करता है तो स्प्रे करने पर उसकी पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, जिससे पानी आपका ड्रॉप नहीं होता, नीचे नहीं गिरता और लंबे समय तक। तो क्योंकि न्यूट्रीवांट के अंदर एक एलएलपी टेक्नोलॉजी है, लो पीएच पर आधारित है, उसमें स्टिकर भी है, स्प्रेटर है, एक ह्यूमिकेंट है जो वायुमंडल के मॉइस्चर को लीफ पे बना के रखता है। मॉइस्चर को जो पत्तियाँ हमारी वाष्पीकरण कर रही हैं उसी को पत्ते को पानी पे इकट्ठा कर देता है, तो जिससे आपकी जो फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी है वो लंबे समय तक हो जाती है। एलएलपी जो खाद आपका 4 दिन 5 दिन काम करता है, उसकी बढ़ के 20 दिन तक काम करता है।
तो फार्मर को जो लगातार स्प्रे करनी पड़ती थी तो वो घट के उसकी कम हो जाती हैं। साथ में एक हमने देखा गया कि फार्मर अलग अलग स्प्रे करता है, फंगीसाइड का, न्यूट्रिशन का, लेकिन जो आईसीएल की टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप फर्टिलाइज़र के साथ में आप पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, तो उसकी भी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो कार्य क्षमता बढ़ने से उसका जो खर्चा आ रहा था स्प्रे में पेस्टिसाइड का वो भी कम हो जाता है। तो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है न्यूट्रीवेंट फॉलियर के अंदर है। और सोइल की बात करें, हमारा पॉलीसल्फेट है जो स्लोलिज फर्टिलाइज़र है, लंबे समय तक प्लांट को मिलता है, जिसमें 4 न्यूट्रिशन होते हैं, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो शुगर के लिए बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन है। यदि हम ब्रोकास्ट की बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पैकासिड आता है 0-60-20 मैगफोस। तो जहाँ हमारा शुगर बेल्ट है आपका मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वहाँ कुछ फार्मर ने यूज़ किया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स बने, जो फीडबैक आता है हमारे पास बहुत अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा उत्पादन बढ़ाना है तो एक न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, हर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा और बैलेंस में देना पड़ेगा। यदि कोई हम ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो वो दूसरे न्यूट्रिशन को दबा देता है। तो मेरा फार्मरों से यही रहेगा कि वो बैलेंस न्यूट्रिशन दें, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे काम करें और अच्छी उत्पादन लें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, एक संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, तो अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो उर्वरक हैं उनको प्रमोट कर रही है कहीं ना कहीं, और इंडिया में शायद इसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होता है। किसान को वही चीज़ें पता है कि उसको खेत में यूरिया डालना है, एनपीके डालना है, वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए एक किसान तक फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को पहुंचाना, उसको एडॉप्ट कराना, क्या समझते हैं? एक बहुत बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मेरा जो फार्मर है उसको आदत पड़ी है कि मुझे डीएपी डालना है, एक माइंड सेट होता है डीएपी डालना है। जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। यदि मैं 50 किलो डीएपी डाल रहा हूँ तो उससे मुझे फास्फोरस कितना मिल रहा है, डालने के बाद वो कितने दिन तक सॉइल में उपलब्ध है, कितने दिन वो फिक्स हो जाता है, और मेरी जो रिक्वायरमेंट है फसल की कितने दिन तक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अधिकतर तो क्रॉप के अंदर कुछ क्रॉप होती है जहाँ 2 बार फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कुछ क्रॉप होती है 1 टाइम एप्लीकेशन करते हैं। तो जैसे जैसे अब चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जब महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे ड्रिप फर्टिगेशन में शुगर के लगता है, हर फार्मर ड्रिप खेती करता है। जब प्लांट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, आज फास्फोरस ज़रूरत है तो फास्फोरस दे रहा है, पोटास की ज़रूरत है पोटास दे रहा है, उसको नाइट्रोजन ज़रूरत है नाइट्रोजन दे रहा है। तो हम थोड़ा सा पद्धति चेंज करें अपनी और हम ड्रिप फर्टिगेशन पे जाएँ तो राइट टाइम पे हम एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, राइट डोज भी दे सकते हैं और राइट उत्पादन भी ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उसका बड़ा एक महत्व होता है समय पे कोई चीज़ देना किसी क्रॉप को। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है जब हम ड्रिप फोलियर स्प्रे की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, तो ज़्यादातर देश के हिस्सों में जो हमारा किसान है ज़्यादातर के पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, नहीं लगा पाते किसान। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे? उसके लिए सबसे बड़ा सुझाव है, जैसे फार्मर ब्रोकास्ट करता है तो यूरिया यूज कर रहा है, तो यूरिया के साथ जो हमारे फॉस्फेट फर्टिलाइजर हैं, पैकासिड है या 12-6-22 है, 12 कैल्शियम है, तो आप उसके साथ यूज कर सकते हैं और उसके छिड़काव के अंदर भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। तो जब फार्मर इरीगेशन करता है, इरीगेशन से पहले आप यूरिया के साथ या मिट्टी के साथ मिला के आप छिट्टा मार सकते हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जब वो पानी के साथ घुलेगा, कोई भी खाद और बिना पानी के काम नहीं कर सकता, और कोई भी फसल बिना वाटर के कोई भी न्यूट्रिशन नहीं ले सकती, उसके लिए पानी ज़रूरी है। तो जब भी हम चाहे स्प्रे करने जाएँ तो पानी की आवश्यकता है, चाहे हम ड्रिप से दे रहे हैं, चाहे आपका ब्रोकास्ट से खाद दे रहे हैं। तो जब इरीगेशन करेंगे, चाहे आप खुला पानी छोड़ रहे हैं खेत में, तो जब पानी जाएगा प्लांट के पास वो घुलेगी और प्लांट को मिलेगा। शैलेंद्र सर, चलते चलते मेरा आपसे अंत में सवाल रहेगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं किसानों को समझाने के लिए, क्योंकि नई चीज़ है और किसान, जैसा कि अभी मैंने बात की कि एक माइंडसेट उसका जम चुका है, तो क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं कि किसान जल्दी से जल्दी इस जो प्रोडक्ट्स हैं आईसीएल के, उनके बारे में जानें, उनको अडॉप्ट करें? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को फर्स्ट रखते हैं, और अभी जैसे खरीफ सीजन चालू होने वाला है, इस समय अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के लगभग जहां पर भी ये क्रॉप होती है खरीफ सीजन में, पैडी, कॉटन और शुगर केन, इस बेल्ट का तो अब लग चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में और कुछ एरिया में अभी भी अब स्टार्ट होगा 8 साली वाला सीजन।
अभी शर्मा जी जैसे बता रहे थे कि क्या इम्पोर्टेंट है उस क्रॉप के लिए और ICL किस तरीके से उस क्रॉप के अंदर एक बेहतर न्यूट्रिशन का रास्ता दे सकता है। तो हमारे पास में 3 प्रकार के फर्टिलाइजर्स आज इंडिया में उपलब्ध हैं। पहला सॉइल एप्लीकेशन का, नॉर्मली फार्मर्स यूज़ टू है फास्फोरस के लिए DAP डालता है और साथ साथ में वो थोड़ा पोटेशियम डालता है MOP के माध्यम से और यूरिया के माध्यम से वो नाइट्रोजन देता है। लेकिन वो भूल जा रहा है कि तो सिर्फ ये 3 न्यूट्रिएंट खाद के माध्यम से दे देने से फसल बेहतर नहीं होगी। जो बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट है वो भी मिलने चाहिए। तो इसके अलावा सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी क्रॉप को बहुत मात्रा में चाहिए। ख़ास तौर से गन्ने और कॉटन में तो ये बहुत ज़्यादा और पैडी में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट अब होती जा रही है, ख़ास तौर से मैग्नीशियम और कैल्शियम। सो हमारा जो पॉलीसल्फेट फर्टिलाइज़र है, जो कि कहते हैं कि ये एक मात्र ऐसा सस्टेनेबल सॉल्यूशन है कि जो भी फार्मर कोई भी खेती करता हो, वो कोई भी न्यूट्रिएंट डाल रहा हो, अगर वो सिर्फ यूरिया DAP से खेती कर रहा है, उसके साथ में एक हमारा पॉलीसल्फेट का बैग 50 किलो का ऐड कर लेगा धान की खेती में, कॉटन की खेती में और गन्ने की खेती में। चूँकि उपज ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे वहाँ पर उसे थोड़ा 2 बैग मतलब 100 किलो तक उसे जाना पड़ेगा, तो शायद वो अपनी क्रॉप को सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो क्रॉप को चाहिए वो पूरा का पूरा वहाँ से उपलब्ध हो जाए। जैसे शुरुआत में वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर उसके बाद में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, तो ये दोनों में क्या होता है, प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर न्यूट्रीवांट का जो हमारा 41 टेक्नोलॉजी का जो सॉल्यूशन है, इसको हमारे किसानों तक लेके जा रहे हैं थ्रू फार्मर्स मीटिंग, थ्रू डिजिटल कैंपेन, थ्रू एडवर्टीजमेंट। हम ये सभी चीज़ें कर रहे हैं और आप लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं किसानों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाने का। तो मेरा मानना है कि अगर आप आज कॉटन के किसान के लिए शुरुआत में हम लोगों ने स्टार्टर 11-36-24, इसके साथ में इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं। ये शुरुआत की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर अगर इसको यूज़ करता है, इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं है, 10 ग्राम प्रति लीटर, एक स्प्रे अगर वो 40 से 50 दिन पे कर देता है, तो उसका जो नेक्स्ट जो फ्रूटिंग, फ्रूट फ्लावरिंग और जो फ्रूट सेट होगा ना, वो बहुत ही शानदार होगा। दूसरा, उसके बाद में हमने जो सजेस्ट किया हुआ है, क्योंकि कॉटन एकमात्र ऐसी क्रॉप है जिसमें फ्रूट बॉल्स फ्रूटिंग भी आती है और वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती रहती है। तो हमारा जो बूस्टर फार्मूला है 8-16-39 का, अगर वो यहाँ पर 1 या 2 स्प्रे 20 दिन के अंतराल पे, जैसा आप बता रहे थे कि हमारे इसका रेस्पॉन्स 15 से 20 दिन रहता है, तो फार्मर अगर कॉटन का न्यूट्रीवांट को चॉइस करता है 30 से 40 दिन पे, उसके बाद में 60 दिन पे, उसके बाद 80 दिन पे, और उसके बाद में अगर उसकी इच्छा है तो और डाल सकता है। उसकी क्रॉप कौन सी है, कितना समय उसके पास में है। तो पहला स्टार्टर, दूसरा बूस्टर, और उसके बाद में वो हमारा 12-5-27 फ्रूट को लेके बढ़ सकता है, या बूस्टर और 12-5-27 को अल्टरनेट डाल सकता है 20 दिन के अंदर। एक बार बूस्टर, एक बार फ्रूट, एक बार बूस्टर, एक बार फ्रूट। ये डिपेंड करता है वो कितने समय तक उसकी क्रॉप रहती है, क्योंकि कुछ एरिया में क्या होता है वो अपना सिर्फ कॉटन ही लेते हैं और कोई फसल नहीं लेते, तो दिसंबर तक भी लेके जाते हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में चूँकि हम लोग दूसरी क्रॉप पे जाते हैं, इसलिए शायद यहाँ पर उतना टाइम ना मिले। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत फॉलियर न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन है। और जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स में जो आप शर्मा जी कह रहे थे ना, DAP, SSP, NPK, इनके जितना भी फास्फोरस मिलेगा ज़मीन में, उसकी एफिशिएंसी जो है, जो रिसर्चर्स बोलते हैं 20% है मैक्सिमम। और वो 20% क्यों है? 2 कारण से। एक तो इसकी मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होती सॉइल में, जहाँ पर फास्फोरस या DAP का दाना पड़ेगा और उसमें जो फास्फोरस वो वहीं रहता है, अनलेस प्लांट रूट्स रीच, और तो वो उसके साथ में वो अपटेक हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि वाटर के साथ में अगर पानी जो फास्फोरस अवेलेबल फॉर्म में रहे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को मिल सकता है। हमारे लो pH फर्टिलाइज़र्स जो हमारी बढ़ती pH की सॉइल है ना, वहाँ पर टेम्पोरली pH को नीचे ला रहे हैं। इस कारण से उसका फास्फोरस तो मिल ही रहा है, और साथ साथ में जो सॉइल में जो फास्फोरस डिपॉजिट है वो भी उस कुछ परसेंटेज में अवेलेबल हो जा रहा है। सो इट इज़ वेरी गुड। शुगर केन में बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज देखे हम लोगों ने, अच्छी टेलरिंग और रूट डेवलपमेंट में।
पैडी में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और कॉटन में तो नो डाउट ये पिछले पंजाब हरियाणा बहुत अच्छे रेस्पॉन्स है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर हमारे किसान भाई इस समय पैडी में जा रहे हैं, अपनी ट्रांसप्लांटिंग के समय पे कुछ न डालें, वो सीधे रोपाई करें। और रोपाई जो है वो ज़्यादा ओल्ड नर्सरी ना लें। 20 दिन 25 दिन से ज़्यादा की नर्सरी जब जाती है तो वह उसका रूट इतना डेवलप हो चुका होता है कि जब उसको पौधे को नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं तो प्लांट को शॉक आता है और प्लांट अपनी लाइफ का 7 दिन पीछे चला जाता है। यानी जो 7 दिन में उसे बढ़ना था वो मेंटेनेंस में चला जाता है, और तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं यील्ड कंप्रोमाइज़ होती है। दूसरा, ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद में आप फास्फोरस के लिए अगर डीएपी यूज़ करना चाहें डीएपी यूज़ कीजिए। अगर डीएपी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आईसीएल का 0-60-20 का जो फार्मूला अगर अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से उसके अंदर 5 किलो प्रति एकड़ यूरिया के साथ में डालें, पहले यूरिया के साथ में, और दूसरे यूरिया के साथ में अगर 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड 5 किलो प्रति यूरिया डाल दें। तो ये फास्फोरस को लंबे समय तक अवेलेबल करेगा। जो प्लांट को शुरुआत में हाई फास्फोरस चाहिए वो होगा और लेटर में थोड़ा फास्फोरस चाहिए मिलता रहेगा। और बाकी जो है फोलियर के हमारे शेड्यूल्स हैं वो फार्मर अगर रेफ़र करेगा आईसीएल को तो ये 2 स्प्रे पैडी के अंदर उसको मैक्सिमम यील्ड तक लेके जाएंगे, और गन्ने में यही 3 स्प्रे उसको मैक्सिमम यील्ड तक लेके जाएंगे। पॉलीसल्फेट, पिकासिड और न्यूट्रीवांट और 12-6-22 फर्टिक्लो, ये 4 फर्टिलाइजर से मैक्सिमम रिस्पॉन्स मतलब न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। कुछ ट्रेडिशनली मैं ये नहीं कहता 100% इससे दीजिए, क्योंकि कॉस्ट ये महंगे फर्टिलाइज़र हैं, इनको उतना यूज़ कीजिए जिससे कि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सॉइल से मिले। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप समय है हाईली एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने का, ताकि प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिले और हमारी सॉइल जो है वो भी स्वस्थ रहे। आईसीएल का यही मंत्र है, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी। एफिशिएंसी है तो फर्टिलाइजर के रिस्पॉन्स अच्छे हैं, उससे फ़ायदा अच्छा होगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सुरक्षित रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी और जीपी शर्मा जी आईसीएल की ओर से, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि आईसीएल के उत्पादों को आप प्रयोग करके किस तरीके से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने बताई कि बहुत ही टेक्निकल तरीके से इन्फॉर्मेशन दी कि कितना आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। जो बैलेंस फर्टिलाइज़र की बात की वो बहुत ज़रूरी है। तो आपसे अनुरोध यही रहेगा कि अच्छे से बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।